नमस्कार, देवभूमि समाचार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हम जानकारी के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट करके नीरज चोपड़ा को बधाई दी है। कहा है, भारतीय गोल्डन बॉय को हार्दिक बधाई, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जीता है स्वर्ण पदक, भविष्य के लिए दी है अनंत शुभकामनाएं। तो हम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। जहां नीरज चोपड़ा ने यहां पे स्वर्ण पदक जीत लिया है, इसके कारण अब बधाइयों का तांता लगा हुआ है। और ऐसे में देखिए, उत्तराखंड के सीएम ने ट्वीट करके उनको बधाई दी, शुभकामनाएं उन तक पहुंचाई है। सीएम धामी ने ट्वीट करके नीरज चोपड़ा को जीत की बधाई दी है। कहा है कि भारतीय गोल्डन बॉय को हार्दिक बधाई। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट करके नीरज चोपड़ा को बधाई दी है। विश्व एथलीट्स चैंपियनशिप में जीता है स्वर्ण पदक नीरज चोपड़ा ने, और ऐसे में उनको सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट करके अनंत शुभकामनाएं दी है उनके भविष्य के लिए। और एक बार फिर से देश को गौरवान्वित किया है नीरज चोपड़ा ने, और ये बधाइयों का तांता लगातार उन तक पहुंच रहा है। बधाइयां उन तक जा रही है। तमाम दिग्गज ट्वीट करके उनको शुभकामनाएं दे रही है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी ट्वीट करके शुभकामनाएं पहुंचाई है नीरज चोपड़ा तक। बता दें कि स्वर्ण पदक नीरज चोपड़ा ने जीता है, और ऐसे में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट करके बधाई दी है उनको। और हरिद्वार में संघ प्रमुख मोहन भागवत पहुंचे हैं। बता दें कि देव संस्कृति विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। वहीं वसुधैव कुटुंबकम थीम पर कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। बता दें कि दोपहर 12 बजे कार्यक्रम का आयोजन होना है। साथ ही कार्यक्रम में मोहन भागवत साधकों और छात्रों को संबोधित करेंगे। तो कुंभ नगरी पहुंचे हैं संघ प्रमुख मोहन भागवत, और ये कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। यहाँ पे वो विश्वविद्यालय में जाके संबोधन देंगे अपना। और ऐसे में बता दें कि देव संस्कृति विश्वविद्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, वहां पहुंचेंगे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। वहां पे जाके अपना संबोधन देंगे, और वसुधैव कुटुंबकम के थीम पे ये कार्यक्रम रखा गया है। और ऐसे में मोहन भागवत उत्तराखंड पहुंचे। वहां पे पहुंच के वो 2 दिवसीय ये पूरा दौरा है। वहां पे पहुंच के वो विश्वविद्यालय में बच्चों को यानी कि युवाओं को संबोधित करेंगे। देव संस्कृति विश्वविद्यालय में एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। 2 दिवसीय दौरे पर यहाँ पे आरएसएस प्रमुख है, और कार्यक्रम में जाके वो संबोधन भी देंगे अपना। और साथ में ऐसे कई कार्यक्रम हैं 2 दिनों में जिनमें शिरकत करेंगे मोहन भागवत। तो मोहन भागवत का पूरा ये स्केड्यूल आप तक पहुंचा रहे हैं कि ये 2 दिन का ये पूरा कार्यक्रम है। ऐसे में यहाँ पे मोहन भागवत पहुंचे हैं उत्तराखंड, और उत्तराखंड में पहुंच के कई ऐसे कार्यक्रम है जिसमें उनके द्वारा शिरकत किया जाएगा। देव संस्कृति विश्वविद्यालय में पहुंच के वो अपना संबोधन भी युवाओं को देंगे, और वहां पे कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। दो दिवसीय दौरे पर पहुंचे हैं मोहन भागवत। देव संस्कृति विश्वविद्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, और कार्यक्रम में शिरकत करेंगे मोहन भागवत। वसुधैव कुटुंबकम थीम पर कार्यक्रम रखा गया है, और यहाँ पे पहुंच के वो अपना संबोधन भी देंगे। 2 दिवसीय उनका ये पूरा दौरा है। और ऐसे में देवभूमि पहुंचे हैं आरएसएस प्रमुख। इनका ये 2 दिनों का दौरा है, और ऐसे में कई ऐसे कार्यक्रम हैं जिनमें वो शिरकत करेंगे। कुंभ नगरी पहुंचे हैं संघ प्रमुख मोहन भागवत। उनका ये दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ विकास चौहान हमारे साथ हरिद्वार से जुड़ चुके हैं। क्या हरिद्वार पहुंच चुके हैं विकास? क्या कुछ जानकारी है उनके इस दौरे से जुड़ी हुई आपके पास? कार्यक्रम के तहत शांति कुंज में चल रहे जो यूनिवर्सिटी में चल रहे जो वसुधैव कुटुंबकम जो व्याख्यान माला है उसमें प्रतिभाग करेंगे और अपना व्याख्यान वहाँ पर देंगे। तो उस समय व्याख्यान वाला है उसमें यहाँ पर सम्मिलित हो रहे हैं, और यहाँ पर कुछ ही देर में उनका जो व्याख्यान है वो यहाँ पर होगा, जिसके बाद मोहन भागवत और जो भाजपा के नेता हैं और जो संघ की जो स्थानीय जो नेता यहाँ पर हैं, कार्यकर्ता हैं, उनसे वो मुलाकात करेंगे और उनसे विचार विमर्श यहाँ पर करेंगे। कहा यह जा रहा है कि विश्वविद्यालय पहुंच के वहां पे वो अपना संबोधन भी देंगे। तो 2 दिन में कितने कार्यक्रम है जिनमें उनके द्वारा शिरकत किया जाएगा? क्या कुछ अपडेट है आपके पास?
देखिए, फिलहाल जो उनका कार्यक्रम आया है वो आज का हरिद्वार में आज का ही आया है। और जिस तरह से 2 दिवसीय ये कार्यक्रम यहाँ पर चल रहा है, क्योंकि एक दिन पूर्व जेपी नड्डा जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो इस कार्यक्रम में यहाँ पर पहुंचे थे और अपना व्याख्यान यहाँ पर दिया था। वहीं अंतिम जो दिवसीय जो कार्यक्रम है उसके जो अंतिम दिन यहाँ पर संघ प्रमुख मोहन भागवत यहाँ पर पहुंचे हैं। तो जिस तरह से लगातार यहाँ पर वसुदेव कुटुंबकम को लेकर शांति कुंज में व्याख्यान माला चल रही है, उसका आज अंतिम दिन है और यहाँ पर वो अपना व्याख्यान यहाँ पर देंगे इसे। तो क्या सीएम धामी से मुलाकात भी करेंगे विकास? देखिए, आज जो उनका कार्यक्रम है, हालांकि मुख्यमंत्री कल जेपी नड्डा के साथ यहाँ पर जरूर उनके साथ शामिल रहे थे, लेकिन आज का जो मुख्यमंत्री से मिलने का हरिद्वार में कोई कार्यक्रम उनका अभी फिलहाल नहीं है। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए, कुंभ नगरी पहुंचे संघ प्रमुख मोहन भागवत और ऐसे में 2 दिवसीय ये कार्यक्रम है और बता दें कि देव संस्कृति विश्वविद्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और बागेश्वर विधानसभा उपचुनाव में जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, उपचुनाव की जंग बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ज्यादा ही रोमांचकारी होती जा रही है, जहां कांग्रेस पार्टी भी अपने स्टार प्रचारकों को बुलवाकर कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में चुनावी माहौल बना रही है। इसी क्रम में कांग्रेस प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव बागेश्वर जिला मुख्यालय पहुंचे, जहां पार्टी पदाधिकारियों ने फूल मालाओं के साथ उनका स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने बागेश्वर विधानसभा के ब्लॉक प्रभारी, न्याय पंचायत प्रभारियों के साथ कर उनको दिशा निर्देश दिए। साथ ही विधानसभा उपचुनाव के साथ लोकसभा 2024 की तैयारियों में भी जुटने की अपील की। ये एक समय है जब बागेश्वर की जनता पूरे प्रदेश को और पूरे देश को भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ साफ और स्पष्ट एक संदेश देना चाहती है कि वो बदलाव चाहती है। और कहीं ना कहीं वही बड़ा कारण है कि आज बागेश्वर में इस तरफ जाएं, लोग बदलाव की इस बयार को साफ देखा जा सकता है और लोग बढ़ चढ़कर कांग्रेस पार्टी के साथ आगे आए हैं। तो विधानसभा उपचुनाव की तैयारियों में अब बीजेपी हो या कांग्रेस हो, दोनों ही प्रचार प्रसार में अब जुटे हुए नजर आ रहे हैं। और यही कारण है कि अब भारी संख्या में बीजेपी के वोटर्स जो है, बीजेपी के लोग जो है, जनप्रतिनिधि, वो अब धरातल पे उतर रहे हैं। विधानसभा उपचुनाव की तैयारियों को देखते हुए अब यहाँ पे एक के बाद एक जनसभा को संबोधित किया जा रहा है, लोगों तक पहुंचा जा रहा है और बूथ स्तर पे उतर के कार्यक्रम जो है वो किए जा रहे हैं। कांग्रेस भी इसमें पीछे नहीं है, कांग्रेस भी पूरी कोशिश कर रही है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ तुषार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तुषार, अब चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, दोनों धरातल पे नजर आ रहे हैं, कुछ ही दिन बाकी है। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए चुनाव की तो कुछ ही दिन बाकी है, 5 तारीख को मतदान होने हैं। ऐसे में जो दोनों पार्टियां हैं वो जो पूरा जो अपनी राजनीतिक जितनी भी जो संबल है वो ठोकना जा रही है उस चुनाव में। और इस तरफ जो देवेंद्र यादव है वो पहुंचे हैं वहां पर और 4 दिवसीय उनका दौरा था, शायद आज वो दौरा खत्म हो रहा है। और ऐसे में उन्होंने जो कार्यकर्ता है और साथ साथ जो नेता है वहां पर लड़ने जा रहे हैं उनको जोश दिलाने का काम कर रहे हैं। और कांग्रेस ने ये साफ कर दिया है कि वो जीतने जा रही है ये उपचुनाव, लेकिन भाजपा भी कहीं पीछे नहीं हट रही है। भाजपा ने कहा है कि वो पूरी उम्मीद जताई है कि जो चंदन राम दास की सीट है जो वो उनके मरने के बाद वो खाली हो गई थी वो वापस लेंगे। वहीं कांग्रेस चाहती है कि इस बार जो भाजपा को मुंहतोड़ जवाब दिया जाए, उन्हें हराया जाए, इसीलिए वो आम आदमी पार्टी से बसंत कुमार को लाए हैं। लेकिन जो दोनों पार्टियां हैं लगातार झोंकने में लगी है कि किस तरह से पार्टी को किया जा सके, लोगों को अपनी पार्टी की तरफ आकर्षित किया जा सके। साथ साथ इस तरह से जो चुनाव की रणनीति चल रही है, जिस तरह से दोनों पार्टियों में स्टार प्रचारक पहुंचे हैं, 40 दोनों पार्टियों ने 40 स्टार प्रचारक वहां पर जोड़ दिया है। उसमें अगर भाजपा की बात की जाए तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, तमाम मंत्री या सांसद उत्तराखंड के वहां मौजूद हैं और सब वहां पर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस की बात की जाए तो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का आज दौरा है, शायद आज वहां पहुंचेंगे, उसके बाद वो प्रचार प्रसार करेंगे, नेताओं से बातचीत करेंगे किस तरह से जो वहां पर प्रचार प्रसार कार्य चल रहा है वो किस तरह तेज है। और साथ साथ वहां पर एक छोटी सी यात्रा भी आज हरीश रावत की बात सकते हैं। तमाम जो नेता है
पहुंच चुके हैं बागेश्वर, और उनका मकसद यही है कि ये जो बागेश्वर उपचुनाव है उसकी जीत निश्चित करें। तमाम जो बड़े नेता हैं, जो भाजपा में भी है, कांग्रेस में भी है, तमाम उनके दौरे तैयार हो चुके हैं। 5 जो सितंबर है वो मतदान का दिन होगा, और ऐसे में देखना होगा कि उससे पहले ही जो लोग हैं उन्हें अपनी पार्टी की तरफ आकर्षित करना होगा। यानी कि कांग्रेस भी मोर्चे पर तैनात नजर आ रही है तुषार, और यही कारण है कि स्टार प्रचारक की लिस्ट पहले ही तैयार कर दी गई है और अब इस मैदान में हरीश रावत उतरने वाले हैं। देखिए, हरीश रावत के साथ साथ कई मंत्री है, चाहे वो पूर्व मंत्री है, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा की बात की जाए, या फिर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश मुंजाल की बात की जाए, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या की बात की जाए, तो तमाम बड़े नेता हैं, बड़े चेहरे हैं। देवेंद्र यादव भी जो प्रदेश प्रभारी है कांग्रेस के, वो भी वहां पहुंचे हैं। तो तमाम जो बड़े लीडर हैं वो चाहते हैं कि ये जो बागेश्वर उपचुनाव का जो किला है उसे तोड़ा जाए, और उसी के लिए जो कांग्रेस है लगातार कार्य कर रही है। विधानसभा चुनाव में हार मिली है, जिससे कार्यकर्ताओं में जोश कम है। ऐसे में अगर बागेश्वर चुनाव कांग्रेस जीत जाती है, तो ऐसे में जो लोकसभा चुनाव है, नगर निगम के चुनाव, जो आगामी चुनाव है, उसके लिए वोट मिलेगा, और आने वाली कांग्रेस की पार्टी होंगी, नेता होंगे, वो मजबूती से लड़ते हुए नजर आएंगे। क्योंकि विधानसभा चुनाव में जिस तरह से हार मिली है, उसके बाद कहीं ना कहीं जो नेता है या फिर कार्यकर्ता है, उनमें कहीं ना कहीं निराशा दिखाई दे रही है। लेकिन यानी कि ये जो बागेश्वर का उपचुनाव है तुषार, ये दोनों ही पार्टी के लिए टेस्ट मैच के रूप में है। देखिए, कांग्रेस की बात की जाए तो बूस्टर डोज की तरह होगा ये, कि अगर कांग्रेस इसमें जीतती है तो बूस्ट जरूर मिलेगा, क्योंकि आने वाले चुनाव काफी महत्वपूर्ण है। लोकसभा का चुनाव होना है 2024 में, उससे पहले नगर निगम का चुनाव होना है, साथ साथ निकायों के चुनाव होने हैं। ऐसे में कांग्रेस को ये जीतना बहुत जरूरी है। वहीं अगर भाजपा की बात की जाए तो प्रतिष्ठा बचानी है, क्योंकि चंदन राम दास 2 बार के विधायक रह चुके हैं, 2 से अधिक बार के विधायक रह चुके हैं। ऐसे में उनकी प्रतिष्ठा बचानी है। भाजपा की बहुत पुरानी सीट है। ऐसे में भाजपा और कांग्रेस दोनों मजबूती से लड़ना चाहती है। एक बूस्टर के लिए लड़ना चाहती है कि आने वाले चुनावों के लिए उनको थोड़ा बूस्टअप मिले, ताकि जो नेता और कार्यकर्ता है कांग्रेस पार्टी के, वो मजबूत कर सके। वहीं भाजपा की बात की जाए तो प्रतिष्ठा के लिए लड़ेगी। बड़े बड़े नेता है, 5 विधायक, 5 संसद है, कि किस तरह से रोका जाए। साथ साथ लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में उनकी भी एक बूस्टर मिलेगा कि भाजपा को भी किस तरह से, जो भाजपा की कार्य प्रणाली है वो किस तरह से वर्क करिए। तो दोनों जी बिल्कुल, 8 सितंबर को चुनाव का रिजल्ट आएगा, उसके दौरान पता चल जाएगा कि किसकी जीत हुई है, किसकी हार हुई है, किसकी मेहनत रंग लाई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और सीधे चलेंगे जहां रक्षाबंधन को लेकर बीजेपी महिला मोर्चा ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया है। वहां पे सीएम धामी पहुंच चुके हैं। हम लोग सीख के आते हैं, इसलिए कृपया अपना पुष्प गुच्छ देकर आप लोग अपनी सीट पे बैठ जाएं। अब मैं हेमा परिहार जी, आशा सेमवाल जी और पूजा सुब्बा और बसंती भट्ट जी से निवेदन करूंगी कि आप आदरणीय दीप्ति रावत जी का पुष्प गुच्छ देकर स्वागत करें। हमारी राष्ट्रीय महामंत्री दीप्ति रावत जी का। अरे भाई जब आगे से जाओ, कैमरे के आगे मत आओ। भावना चौधरी जी, शिवानी जी, आशा कोठारी जी, सुनीता त्यागी जी, श्यामा जी और शगुप्ता जी, आप लोग आए और आदरणीय नेहा जोशी जी का स्वागत करें। तो बहनों के लिए कार्यक्रम का आयोजन हुआ है और बीजेपी की महिला मोर्चा इसमें आपको नजर आ रही है दूर दूर तक। और ये कार्यक्रम में सीएम धामी को आमंत्रित किया गया था। सीएम धामी इस कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं, जहां की तस्वीरें आप तक पहुंचा रही हैं। थोड़ी देर में सीएम धामी का संबोधन भी होगा, वो भी आपको सुनवाएंगे। लेकिन ये कार्यक्रम बताते हैं कि किस तरीके से सीएम धामी महिलाओं की सुरक्षा के लिए आगे रहती हैं और महिलाओं के लिए हर वो काम करते हैं जो उनके हित में होती है। इसलिए महिलाओं की तरफ से इतना प्रोत्साहन सीएम धामी को मिलता है। बहनों के लिए हमेशा वो ऐसे कार्य करते हैं जो कि जनहित में भी सामने आते हैं। और ये कार्यक्रम की तस्वीरें सीधे आप तक पहुंचा रहे हैं। रक्षाबंधन को लेकर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था महिला मोर्चा की तमाम महिलाओं की तरफ से। और ऐसे में सीएम धामी इस कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर में अपना संबोधन वो देंगे।
तस्वीरें सीधे आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पे सीएम धामी यहां पे पहुंच चुके हैं, महिलाओं के साथ वार्तालाप करते हुए नजर आ रही हैं और बीजेपी महिला मोर्चा इस तस्वीरों में आपको दिख रही है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। आम जनता की समस्याओं के समाधान के लिए प्रदेश सरकार लगातार काम कर रही है। इसी क्रम में जिलाधिकारी अब जनता से सीधे संवाद करने के लिए हर कार्य दिवस को जनता दरबार लगाएंगे। आपको बता दें कि खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जनपदों में भ्रमण के दौरान सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं को लगातार फीडबैक लेते रहे हैं। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता देवेंद्र भसीन ने कहा है कि जिलाधिकारियों को जनपदों में जनता दरबार, तहसील दिवस एवं बीडीसी की नियमित बैठकें करने के भी निर्देश दिए गए हैं। जन समस्याओं का जल्द निस्तारण धामी सरकार की प्राथमिकता है। जन शिकायतें एवं समस्याओं के लिए पत्र प्राप्त हुए हैं और उनके समाधान के लिए शीघ्र ही संबंधित अधिकारियों को भेजा जाएगा, जिससे आम जनता की समस्या का शीघ्र से शीघ्र समाधान हो सके और जनता को किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। मंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी चाहते हैं कि जन सामान्य की समस्याओं को सुना जाए और उनका यथास्थान जो है निराकरण किया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं जनता दर्शन कार्यक्रमों से जनता से रूबरू होते हैं। इसी प्रकार से मंत्रीगण भी इस कार्य में लगे हैं। लेकिन अब जिलाधिकारियों को भी निर्देशित किया गया है कि वे प्रत्येक कार्य दिवस पर अपने कार्यालय में 2 घंटे तक जनता की बात को सुनेंगे और उनका समाधान करेंगे। और सावन के आखिरी सोमवार को शिव मंदिरों में लगी है भक्तों की भीड़। भोलेनाथ की ससुराल दक्षेश्वर मंदिर लक्सर क्षेत्र के प्राचीन शिव मंदिर, पतलेश्वर मंदिर और पंचेश्वर महादेव मंदिर पर भक्त जलाभिषेक करने पहुंच रहे हैं। पंचलाश्वर मंदिर के महंत नरेश महाराज जी महाराज ने बताया कि सावन महीने में प्रतिदिन सुबह रुद्राभिषेक किया जाता है। श्रद्धालु सुबह से ही मंदिर पहुंचना शुरू हो जाते हैं और शिवलिंग पर जल चढ़ाना और पूजा अर्चना करते हैं। सावन में भगवान शिव की पूजा का विशेष महत्व होता है। इस महीने के दौरान जो भी भक्त भगवान शिव की दिल से पूजा करता है, भगवान भोलेनाथ उसकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। मंदिर जो है इसकी विशेषता है कि महाभारत कालीन पौराणिक मंदिर है और यहाँ पे जो है पश्चिमी दिशा में गंगा बहती है और इसी को लेकर मतलब पूरे देश में ये मतलब प्रसिद्ध स्थान है और यहाँ पे दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं, अपनी मन्नतें मांगते हैं और पूर्ण होती है और अच्छी आस्था के साथ में भक्तों का यहाँ तांता लगा रहता है और प्रत्येक दिन पूजा पाठ जो है। जी मैं भी आता हूँ डेली। भाई मन्नत तो यहाँ सारी पूरी हो रही, जो मन्नत मांग रहे अपनी जो कर रहे वो सब पूरा हो। और बहुत साल पहला मंदिर है, कभी 5000 साल पहला मंदिर है, बढ़िया चल रहा है मंदिर। सभी यात्री हाँ बहुत यात्री आ रहे, हरिद्वार से बहुत यात्री आ रहा है। और उत्तराखंड में लोक सेवा आयोग ने जेल बंदी रक्षक भर्ती परीक्षा की तिथि बदल दी है। बता दें कि जेल बंदी रक्षक भर्ती परीक्षा में शारीरिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा देनी है, तो वहीं आयोग द्वारा लिखित परीक्षा की तारीख बदल दी गई है। अब 24 दिसंबर की जगह 15 अक्टूबर को लिखित परीक्षा होगी। खटीमा में गतराई पूर्वी वन प्रभाग के सुरई रेंज के कक्ष संख्या 47B में बाघ ने एक व्यक्ति पर हमला कर दिया, जिससे व्यक्ति की मौत हो गई। बता दें कि बाघ के चंगुल से शव को बरामद करने के लिए वन विभाग ने 25 राउंड फायरिंग की और शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बताया जा रहा है कि पिछले 1.5 साल से बाघ के हमले की आधा दर्जन घटनाएं घटित हो चुकी है, जिसमें 6 लोगों की मौत हो चुकी है और 2 जने घायल हो चुके हैं। तो वहीं घटनास्थल के आसपास के गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है, जिस वजह से वन विभाग ने एडवाइजरी भी जारी की है। और उत्तरकाशी के तहसील बटकोट क्षेत्र में राजगड्डी के पास एक यूटिलिटी कैंपर दुर्घटनाग्रस्त हो गई,
जिसमें लगभग 12 बच्चे सवार थे। 4 बच्चों को हल्की फुल्की चोटें आई है, बाकी यहाँ जो बच्चे हैं वो सुरक्षित थे। हादसे में फंसे चालक को स्थानीय ग्रामीण द्वारा सुरक्षित निकाल लिया गया है, जिसके 4 बच्चे और ड्राइवर को CHC बटकोट लाया गया है, जहां प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर रूप से घायल चालक को देहरादून रेफर कर दिया गया है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस टीम मौके पर मौजूद रही। वहीं अस्पताल में यमुनोत्री विधायक संजय डोभाल ने पहुंचकर घायलों का हालचाल भी जाना। हम रास्ते से आ रहे थे तो गाड़ी एक लड़का वहाँ से मतलब उनके घर से था कोई और, फिर उसने उसके लिए रुकाया उसने गाड़ी, फिर हमारे लिए बोला बैठो वाला, हम गए ऊपर बैठे, तब जहाँ से घूम था ना तो उधर से तेज से चली गाड़ी, फिर मुड़ी हो तो मैंने कूद मारा था, फिर मेरे हाथ में लगी चोट और इधर भी लगी सर पे। ये राजगढ़ी रोड पे स्थित एक जगह है, वहाँ पे गाड़ी गिरी है जिसमें कि हमारे पास 5 केसेस आए हैं, जिसमें से 4 बच्चों को मामूली सी चोटें हैं तथा एक जो ड्राइवर है उसको थोड़ा सा ईयर से ब्लीड हो रहा है, तो उनको हमें एक CT स्कैन की रिक्वायरमेंट है, तो जिसके लिए हम उन्हें थोड़ा आगे हायर सेंटर को रेफर कर रहे हैं। बाकी सबकी स्थिति सामान्य है। पिथौरागढ़ के सीमांत जिले में लंपी बीमारी बढ़ती जा रही है। बता दें कि लंपी बीमारी से लगातार मवेशियों की मौत के बाद दुर्गंध उत्पादन कर आजीविका चलाने वाले पशुपालकों को आर्थिक नुकसान हो रहा है और सरकार की तरफ से मुआवजा नहीं मिलने से भी परेशान है। तो वहीं योगेश भारद्वाज जिला पशुपालन अधिकारी ने बताया कि जनपद में 1,62,000 पशु है, 1,15,000 वैक्सीन लगा दी गई है और वर्तमान में 34 एक्टिव केस है। 1,62,000 पशु हैं, गौवंशीय पशु यहाँ पे उपलब्ध हैं और उनके अगेंस्ट हमने करीब 1,15,000 के आसपास LSD या लंपी स्किन डिजीज की वैक्सीन लगा दी गई है फिलहाल। और अभी वर्तमान तक 34 केस जो है एक्टिव केस चल रहे हैं हमारे पास, और जो अफेक्टेड हैं वो करीब 127 के आसपास हैं। 127 हमारे जो है अभी ससेप्टेबल एनिमल है जो उसमें ऋषिकेश के कुछ व्यापारी और स्थानीय लोगों ने DM कार्यालय पहुंचकर जिलाधिकारी से गुहार लगाई कि उनको PWD की तरफ से नोटिस जारी किए गए हैं कि उन्होंने अतिक्रमण किया है। उन्होंने गुहार लगाई है कि PWD की तरफ से 50 फीट रोड बताई जा रही है, जबकि वो रोड 40 फीट की है। इसके साथ ही साक्ष्य भी उनके पास है, लेकिन बावजूद इसके PWD ये मानने के लिए तैयार नहीं है और उनके मकानों को तोड़ने का नोटिस दे दिया है। उनके साथ अत्याचार किया जा रहा है। उनके मकान अतिक्रमण में नहीं आते हैं, लेकिन उसके बाद भी PWD विभाग उनके मकान तोड़ने को उतारू है। उन्होंने मांग की है कि पिछले समय के नक्शे को निकलवा कर उचित न्याय किया जाए। 50-60 परिवार हैं जो कि बाईपास रोड घुमाने वाला एरिया में, ग्रामीण एरिया में रहते हैं। हमारे PWD ने नोटिस दिया है कि आपने अतिक्रमण कर रखा है और PWD की सेंटर से रोड 50 मीटर है, जबकि 50 फुट है, जबकि हमारे नक्शे जो पास हुए हुए वो 40 फुट के हैं। हम बार बार PWD को उसके नोटिस के अगेंस्ट हम लेटर देते हैं, उनको अपना एविडेंस दिखाते हैं, लेकिन ना तो PWD मानता है ना प्रशासन मानता है। अब हम करें तो क्या करें, कहाँ जाएं? हमने हाई कोर्ट के वकील से बात करी, वो बहुत कुछ पैसा मांगते हैं, या तो हम अपना घर बार बेचें फिर हम हाई कोर्ट जाएं। प्रशासन हमारी कोई नहीं सुन रहा। हम टीवी के माध्यम से, आपके माध्यम से प्रशासन को कहना चाह रहे हैं कि सन 70 के, 72 के, 80 के, 50 के नक्शे निकाल के देखो राजस्व विभाग से, आखिर उसमें रोड कितनी चौड़ी है। तो फिलहाल के लिए देवभूमि समाचार में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।